हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज़ सौरभ वंस अगेन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कर रहे थे सॉलिड स्टेट चैप्टर को। और लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था पैकिंग इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। सॉलिड्स की पैकिंग कैसे होती है 2 डायमेंशन या फिर 3 डायमेंशन में। तो आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट का चैप्टर जो टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो जो है, और इसी के साथ हम आज स्टडी करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। तो सबसे पहले इनके बारे में पता होना चाहिए कि रेडियस रेशियो होता क्या है। रेडियस रेशियो एक ऐसा टर्म, ऐसा फैक्टर लिया गया जिससे स्टेबिलिटी किसी भी कंपाउंड की, किसी भी आयनिक सॉलिड की स्टेबिलिटी का पता चलता है। और पैकिंग एफिशिएंसी से हमें ये पता चलता है कि पूरे सॉलिड में जो एटम्स हैं उन्होंने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है, कि क्या एटम्स ने स्पेस को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्यूपाई किया हुआ है या फिर एटम्स ने स्पेस को कम ऑक्यूपाई किया गया है। वो सारा का सारा हमें पैकिंग एफिशिएंसी से पता चलता है। तो वन बाय वन हम इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले रेडियस रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। देखो, रेडियस रेशियो हमें ये बताएगी कि स्टेबिलिटी किसी भी आयनिक या फिर किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम अगर बात करें उसमें स्टेबिलिटी किस तरह की होगी वो हमें रेडियस रेशियो से पता चलेगा। और अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो पैकिंग एफिशिएंसी में हमें ये पता चलेगा कि क्या यूनिट सेल में एटम्स ने स्पेस को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्यूपाई किया गया है या फिर कम ऑक्यूपाई किया गया है, वो हम पैकिंग एफिशिएंसी में पढ़ेंगे। तो वन बाय वन हम इसको स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद रेडियस रेशियो। तो सबसे पहले रेडियस रेशियो के बारे में पता होना चाहिए। रेडियस रेशियो होता क्या है। रेडियस रेशियो देखो, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता क्या है, एक कैटाइन है उसके साथ एनाइन जुड़ा होता है। अब किसी भी कंपाउंड या किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्टेबिलिटी को अगर डिस्कस करना हो तो हमें किस तरह से पता चलती है कि जितना ज़्यादा कोई आयन, कोई भी कैटाइन या एनाइन किसी दूसरे अपोजिटली चार्ज आयन के साथ कोऑर्डिनेटेड है, अगर वो उसका कोऑर्डिनेशन ज़्यादा होगा, अगर एक जो कैटाइन है वो एक साइड पे 5 एनाइन के साथ जुड़ा और दूसरी साइड पे 6 के साथ, जितना ज़्यादा वो कोऑर्डिनेटेड होगा इतना ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, बिकॉज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो इतनी ज़्यादा उसमें एग्जिस्ट करेंगी। अब बात ये आती है कि जब भी कभी हम बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करता है साइज ऑफ कैटाइन और साइज ऑफ एनाइन के ऊपर, कि एनाइन और कैटाइन का साइज किस पे जो डिपेंड करता है। अब जो रेडियस रेशियो है वो हमें बताएगी कि कितने एटम, कितना, जो रेडियस रेशियो को हम जो डिफाइन कर सकते हैं वो किस तरह से करते हैं, रेडियस ऑफ कैटाइन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनाइन। इसका कहने का मतलब हुआ, आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि रेडियस ऑफ कैटाइन की रेशियो ले लो, अगर रेडियस ऑफ कैटाइन और रेडियस ऑफ एनाइन की, तो उसको बोलेंगे रेडियस रेशियो। अब मोस्टली हमने 11th क्लास में पढ़ा, 11th क्लास का जब हमने चैप्टर स्टडी किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, तो वहाँ पे हम ये चीज़ें स्टडी कर रहे थे कि जो कैटाइन का साइज होता है वो स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू एनाइन का। इसका मतलब अगर कैटाइन हमारा छोटा है, अगर कैटाइन हमारा छोटा है तो इसका मतलब उसके साथ कम एनाइन जुड़ पाएंगे, इसका मतलब उसके साथ हमारे कम एनाइन जुड़ पाएंगे। और अगर एनाइन का साइज बड़ा है तो भी कोऑर्डिनेशन कम होगा, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि देखो हमारे पास कैटाइन है, जो सेंटर में कैटाइन है छोटा होगा तो उसके साथ जो एनाइन होंगे वो कम जुड़ पाएंगे एज कंपेयर टू अगर कैटाइन हमारा बड़ा होगा। तो दूसरी साइड अगर हमारे एनाइन बड़े होंगे, एनाइन का साइज बड़ा होगा तो कोऑर्डिनेशन कम हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेशन अगर बढ़ाना है तो कैटाइन का साइज बड़ा होना चाहिए और एनाइन का साइज छोटा होना चाहिए, अदरवाइज कोऑर्डिनेशन जो है वो कम हो जाएगा। अब इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक टर्म को जो इंट्रोड्यूस किया गया जिसको बोलते हैं रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो क्या होती है, रेडियस ऑफ कैटाइन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनाइन। अब किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी के लिए मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होना चाहिए, और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो डिपेंड करेगा कैटाइन के साइज और एनाइन के साइज पे। अगर कैटाइन का साइज बड़ा होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा, और अगर कैटाइन का साइज कम होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर
कम होगा। तो रेडियस रेशियो एक फैक्टर बताती है रेडियस ऑफ कैटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन। तो कहने का मतलब ये है रेडियस रेशियो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ कैटाइन के साथ और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ एनाइन के साथ। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि अगर एनाइन का साइज छोटा होगा तो रेडियस रेशियो ज़्यादा होगी और अगर कैटाइन का साइज छोटा होगा तो रेडियस रेशियो कम हो जाएगी, क्योंकि रेडियस रेशियो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ कैटाइन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ एनाइन। तो हमें ये भी पता है कि रेडियस ऑफ कैटाइन हमेशा उसकी वैल्यू छोटी होती है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ एनाइन। तो अगर हम कभी छोटी वैल्यू को बड़ी वाली वैल्यू से डिवाइड करें तो वहाँ से हमें मैथमेटिकली ये पता होता है कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। तो रेडियस रेशियो की वैल्यू हमेशा ये पता होना चाहिए, रेडियस रेशियो की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी, 1 से कभी भी ज़्यादा नहीं होगी। तो ये हमें यहाँ से कंक्लूड हो जाएगा कि रेडियस रेशियो की वैल्यू हमेशा छोटी होगी। और रेडियस रेशियो जितनी बड़ी वैल्यू रेडियस रेशियो की होती जाएगी इतना कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता जाएगा। और अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1। तो अब हम इसका टेबल एक ट्यूबुलर फॉर्म में आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये हमारे पास रेडियस रेशियो है, तो अगर मैं बात करूँ रेडियस रेशियो की वैल्यू अगर 0.155 से छोटी होगी, मतलब अगर रेडियस रेशियो जो है वो छोटी वैल्यू होगी तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का मतलब एक कैटाइन है उसके साथ 2 एनाइन जुड़े हुए हैं, एक कैटाइन के साथ 2 एनाइन जुड़े हुए हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। इस शेप को बोलते हैं लीनियर शेप, इस शेप को बोलते हैं लीनियर। और अगर जो रेडियस रेशियो है, अगर रेडियस रेशियो जो है वो 1.55 और 0.155 और 0.225 के बीच में होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। और उस शेप कैसी होगी, स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर इसकी वैल्यू देखो जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी रेडियस रेशियो की वैल्यू, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता जाएगा। और हमें ये हम वेस्पर थ्योरी में पढ़ के आए हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे कि कितने लिंकेज हों उसी हिसाब से शेप को भी स्टडी कर सकते हैं। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल होगी, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में क्या होता है, एक यूनिट सेल होता है और उसमें जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं और एक एटम जो होगा वो सेंटर में प्रेजेंट होगा, एक एटम जो होगा वो सेंटर ऑफ द यूनिट सेल प्रेजेंट होगा। तो ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल होगा और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। 8 क्यों होगा, अगर मैं सेंटर वाले एटम की बात करता हूं तो ये 8 के साथ जुड़ा हुआ है, 8 के साथ जुड़ा हुआ है, तो देन इट इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल एंड कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8 है। अब रेडियस रेशियो की बात इतनी ही थी। रेडियस रेशियो में हम सिर्फ ये स्टडी करते हैं रेडियस रेशियो जो होती है वो किसके बराबर होती है, रेडियस ऑफ कैटाइन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनाइन। जितना ज़्यादा रेडियस रेशियो की वैल्यू होगी इतना ज़्यादा जो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, और जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो हमें यहाँ से एक चीज़ पता चल जाती है कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो ग्रेटर विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। कि जितना ज़्यादा रेडियस रेशियो की वैल्यू होगी इतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा और इतना ही ज़्यादा जो होगा वो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। अब हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी या फिर पैकिंग फ्रैक्शन की। तो पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हैं। देखो पैकिंग एफिशिएंसी या फिर पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई मेरे पास यूनिट सेल है, जैसे मैं यूनिट सेल बता रहा हूँ, इसमें एटम्स हैं, यूनिट सेल के पूरी वॉल्यूम में से, यूनिट सेल का पूरा वॉल्यूम अगर मैं ले लूँ, ये इसका पूरा वॉल्यूम है, इसमें से एटम ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। पैकिंग का मतलब हो गया आप किस तरह से उसको पैक करते हैं, एटम्स किस तरह से पैक हैं, उसकी एफिशिएंसी मतलब उसकी एबिलिटी देखनी हो, उसकी वैल्यू नोट करने को हम बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। और पैकिंग फ्रैक्शन भी इसी केस में आ जाएगा। अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दें दैट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी जस्ट अ परसेंटेज कि परसेंटेज की फॉर्म में अगर हम दिखाएंगे देन इट इज पैकिंग एफिशिएंसी, और अगर हम सिर्फ रेशियो बता देंगे देन इट इज पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन देखो सॉलिड्स में हमें पता है, सॉलिड्स में जो एटम्स होते हैं दैट आर क्लोजली पैक्ड,
बट जो एटम्स होते हैं वो स्फेरिकल इन नेचर होते हैं, जिसकी वजह से जब भी एटम्स आपस में जुड़े हों वहाँ पे खाली स्पेस रह जाती है, खाली स्पेस रह जाती है। इस खाली स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट, इस खाली स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट या फिर बोलते हैं वाइड। अब इस खाली स्पेस का रहने का मतलब हो गया कि यूनिट सेल में से कुछ स्पेस जो है वो एम्प्टी रह रही है। एम्प्टी रहने का मतलब हो गया वहाँ पे एटम्स उस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं, वो इंटरस्टिशियल साइट बन रही है। इसी का जो कंटेंट होता है, इसी की जो एबिलिटी, कितनी अमाउंट में स्पेस एम्प्टी है या फिर कितनी अमाउंट में स्पेस भरी हुई है, उसी को पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं या फिर पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन हो गया कि पूरे यूनिट सेल में से एटम्स ने कितनी स्पेस को, कितना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया हुआ है, देन इट इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन यहीं से करवा रहा हूं। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। कि यूनिट सेल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट अस सपोज एक रूम है, क्लासरूम लेते हैं। क्लासरूम के वॉल्यूम लेट अस सपोज वी है, क्लासरूम का वॉल्यूम वी है और इसके बीच में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है स्मॉल वी, या फिर आप कुछ भी ले सकते हो, फैक्टर ए ले लो। तो अगर मेरे पास लेट अस सपोज n नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो वॉल्यूम होगा na। अब ऐसा कभी भी नहीं होता कि स्टूडेंट्स ने पूरा का पूरा क्लासरूम को ऑक्यूपाई किया हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा, बिकॉज स्पेस जो होगी वो बीच में एम्प्टी रहेगी। जस्ट लाइक इन सॉइलेट्स में भी ऐसा ही होता है। जब भी किसी यूनिट सेल की बात करें वहां पे सारे के सारे वॉल्यूम को एटम्स ने ऑक्यूपाई नहीं किया होता। तो कितना वॉल्यूम एटम्स ने ऑक्यूपाई किया है पूरे वॉल्यूम में से, उसको बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन हो गया कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है एटम ने डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। कि पूरे यूनिट सेल में एटम ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है उसको बोलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। और अगर पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी होगी तो इसी को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, देन इट विल बिकम पैकिंग एफिशिएंसी। और पैकिंग एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं परसेंटेज के साथ। पैकिंग एफिशिएंसी को हमेशा परसेंटेज के साथ डिनोट करते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी में सिर्फ ये फर्क है कि पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100। अब बात करेंगे वन बाय वन हम कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, बॉडी सेंटर्ड में कितनी होगी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल वो यूनिट सेल होता है जिसके बीच में एटम्स सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। अब एटम यूनिट सेल के बीच में 8 कॉर्नर होते हैं, इसका मतलब इसके बीच में एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट है? 8 कॉर्नर पे। एटम्स कहाँ प्रेजेंट हैं? 8 कॉर्नर पे। तो 8 कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम एक एटम का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर हम वहां से कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स। तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा कितना एटम ने ऑक्यूपाई किया, डिवाइड कर देंगे पूरे यूनिट सेल के वॉल्यूम के साथ। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। तो पैकिंग फ्रैक्शन हमें पता है किसके बराबर होती है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब बात करेंगे एटम्स ने वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया है। अब हमें पता है एटम स्फेरिकल होता है। अगर एक एटम का रेडियस मैं r ले रहा हूं तो एटम का वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। हमें पता है 8 कॉर्नर्स हैं और कॉर्नर पे ही एटम प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब 8 एटम प्रेजेंट है कॉर्नर पे। और जो कॉर्नर पे एटम होता है वो उसकी कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल को होती है 1/8। 8 एटम्स हैं, 8 के 8 कॉर्नर पे हैं और एक कॉर्नर पे जो एटम है उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? 1/8। तो इसका मतलब कि जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसमें होंगे वो कितने हो जाएंगे? 8 × 1/8 दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब पूरे यूनिट सेल में सिर्फ एक एटम है। क्यों? अगर हम एक एटम के 8 हिस्से कर दें, एक एटम के 8 हिस्से कर दें तो एक एक हिस्से को हम कॉर्नर पे रख देंगे, तो इतना ही एक यूनिट सेल ने एटम को ऑक्यूपाई किया हुआ है। इसका कहने का मतलब हो गया सिंपल यूनिट सेल में या फिर सिंपल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं इसको, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 1।
तो अगर एक ही एटम है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। और हमें यह भी पता है वॉल्यूम यूनिट सेल का, यूनिट सेल की साइड अगर ए ले रहे हैं, सेल जो है क्यूब की शेप में होता है, तो वॉल्यूम कितना होगा ए क्यूब। वॉल्यूम कितना हो जाएगा ए क्यूब। तो अगर हम इसका टोटल वॉल्यूम एटम का निकालने जाएं वो कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों? क्योंकि इसके बीच में एक ही एटम है, इसके बीच में एक ही एटम है। अगर एक एटम है तो उसका वॉल्यूम कितना रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालने जाए, अब हमें क्या चाहिए, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, तो उसके लिए हम पहले पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। अब हमें चाहिए क्या इसमें, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, तो वो हमारे पास वैल्यू है 4/3 पाई आर क्यूब। नीचे आ गया वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल, दैट इज ए क्यूब। तो हमारी जो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू वो किसके बराबर आ जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन किसके बराबर आ जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो अब यहां से हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो हमारे पास आर भी है, आर है रेडियस ऑफ एटम, ए है साइड ऑफ यूनिट सेल। अब हम क्या करते हैं, इसमें रेडियस ऑफ एटम और यूनिट सेल का जो साइड है उसके बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं। अब हमें पता है यूनिट सेल में एटम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ कॉर्नर पे। एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पे। और हमें ये भी मालूम है कि सॉलिड्स में जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, मतलब उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग है वो नहीं होती, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग नहीं होती। तो एटम कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सिर्फ कॉर्नर पे। तो एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, उसका रेडियस आ गया आर, इसका रेडियस भी आ गया आर। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पूरा है साइड ऑफ क्यूब, तो वो है ए। तो कहने का मतलब हो गया ए किसके बराबर आ जाएगा, रेडियस प्लस रेडियस। तो ए आ जाएगा आपका, ए इक्वल टू साइड ऑफ जो आपकी साइड ऑफ एटम है, जो साइड ऑफ यूनिट सेल है वो किसके बराबर आ जाएगा आर प्लस आर, दैट विल बिकम 2r। आर हम ऐसे लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ जो एटम होगा वो किसके बराबर आ जाएगा a/2, साइड को हाफ कर लेंगे। तो हम r की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3 पाई, r है a/2, तो a/2 का आप क्यूब ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब आपने वैल्यू पुट की, ये बन जाएगा 4/3 पाई a क्यूब अपॉन 2 का क्यूब होता है 8, तो 8 आ गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.524। तो कहने का मतलब हुआ कि जब भी कभी पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में निकालते हैं वो किसके बराबर होगी 0.524। और अगर आप पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं तो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी 52.4, बिकॉज इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट बिकम 52.4। इसका कहने का मतलब हो गया कि पूरे यूनिट सेल में से सिर्फ 52.4% स्पेस जो है वो एटम ने ऑक्यूपाई की हुई है, और बाकी वाली जो स्पेस है वो सारी की सारी खाली पड़ी हुई है। कहने का मतलब हो गया कि इसके बीच में 52.4% जो स्पेस है वो एटम्स ने ऑक्यूपाई की है, नियर अबाउट हाफ ही हो गया कि इसकी 52.4% जो स्पेस है वो एटम ने ऑक्यूपाई की है, बाकी जो स्पेस है वो सारी की सारी खाली पड़ी हुई है। तो इसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन भी और पैकिंग एफिशिएंसी भी, तो यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन इन एफसीसी। एफसीसी का मतलब हो गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल वो यूनिट सेल होते हैं, वो क्यूबिक क्रिस्टल होते हैं जिनके बीच में एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट भी होंगे, और कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट कॉर्नर पे भी होंगे, और सेंटर ऑफ ईच फेस पे भी होंगे। जैसे फेस का मतलब हो गया, जैसे आप रूम लेते हैं, रूम की दीवारें जो हैं वो फेस हो गया, जैसे 1 2 3 4 5, दिस इज बैकवर्ड एंड दिस इज फ्रंटवर्ड। तो इसके बीच में 6 फेसेस हैं, तो एटम कहाँ पे प्रेजेंट हैं, कॉर्नर के ऊपर भी और सेंटर ऑफ ईच फेस। तो इसके बीच में नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं, 8 कॉर्नर पे हैं, एक की कॉन्ट्रीब्यूशन कॉर्नर वाले की होती है 1/8, तो आ जाएगा 8 × 1/8, प्लस 6 फेसेस पे हैं, एक की कॉन्ट्रीब्यूशन होती है 1/2, तो ये आ गया 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए यहाँ पे 4। किसी भी फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 4, और एक का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका मतलब अगर मैं सारे एटम का वॉल्यूम निकालना होगा तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 के साथ, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स कितना आ जाएगा
4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका मतलब हो गया, इसको लिख सकते हैं 16 पाई आर क्यूब। और हमें ये भी मालूम है जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है, साइड का क्यूब। तो साइड है ए का क्यूब आ जाएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन किसके बराबर आ जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन आ गया 16/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। तो यहाँ से ये पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे सेम करेंगे जैसे हमने फेस उसमें सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में किया, रेडियस और साइड के बीच में रिलेशन निकालेंगे। अब हमें पता है, मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर ये फेस है, यहाँ पे कॉर्नर पे एक एटम आ रहा है और एक सेंटर ऑफ फेस के बीच में आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से इस फेस को ले लूँ, इसकी साइड कितनी है ए, इसकी साइड कितनी है ए, और यहाँ से यहाँ तक रेडियस है आर, यहाँ से यहाँ तक। अब रेडियस नहीं आएगा, यहाँ पे डायमीटर आएगा। डायमीटर होता है 2 इंटू रेडियस। तो यहाँ से यहाँ तक आर। तो कहने का मतलब हो गया, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस नोट करूँ, दैट इज आर प्लस 2r प्लस आर, इट विल बिकम 4r। आर प्लस 2r प्लस आर, देन इट विल बिकम 4r। तो अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, तो साइड आ गया ए, दूसरी साइड आ गई ए, तो जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू आ जाएगी 4r। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4r। तो यहाँ पे पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC स्क्वायर, AC आ गया हाइपोटेन्यूज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आ गया 4r स्क्वायर इक्वल टू, साइड है AB कितना है A स्क्वायर, तो यहाँ पे BC की वैल्यू भी आ जाएगी A स्क्वायर। तो A स्क्वायर में A स्क्वायर प्लस करेंगे तो देन इट विल बिकम 2A स्क्वायर एंड 4r का स्क्वायर करेंगे तो 16r स्क्वायर। तो r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी A स्क्वायर अपॉन 8, या फिर r किसके बराबर आ जाएगा, A अपॉन 2√2। तो हमारे पास यहाँ पे रिलेशन आ गया रेडियस ऑफ एटम एंड साइड ऑफ यूनिट सेल इन फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। अब इसकी जो r की वैल्यू है वो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, जो हमने पहले रिलेशन किया उसमें सब्सटीट्यूट कर लेंगे। तो r की वैल्यू जब हम सब्सटीट्यूट करते हैं वो क्या आ जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन में r की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, अब पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.14, तो √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन आएगा 0.74। तो 0.74 पैकिंग फ्रैक्शन आ गया किसमें, FCC क्रिस्टल में। तो फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल में जो यूनिट सेल जो पैकिंग फ्रैक्शन होती है दैट इज 0.74। और अगर हम इसकी एफिशिएंसी निकालें तो वो कितना आ जाएगा, 0.74 को मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, देन इट विल बिकम 74%। तो कहने का मतलब ये हो गया कि पैकिंग एफिशिएंसी फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल में बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। तो इसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कितनी होती है, 74%। ऐसे ही हम अब बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल में भी यूज़ कर सकते हैं। बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल में क्या करेंगे, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल में हमें पता है कि एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ कॉर्नर पे, सिर्फ कॉर्नर पे, और एक एटम जो होता है वो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो अब सेम लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे। नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, 8 एटम है, 8 के 8 कॉर्नर पे हैं, कॉर्नर पे कॉन्ट्रीब्यूशन होती है 1/8। एक एटम है सेंटर में तो उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है 1, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 2। तो हमारे पास जो बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2। तो अगर इसके बीच में नंबर ऑफ एटम 2 हैं और एक एटम का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 2 एटम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, देन इट विल बिकम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 2, देन इट विल बिकम 8/3 पाई आर क्यूब। तो कहने का मतलब ये है कि इस जो बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल है उसमें जो एटम्स ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया गया है वो कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। और हमें ये भी मालूम है यूनिट सेल के बीच में जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, ए क्यूब। यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब। तो हमें यहाँ से पैकिंग फ्रैक्शन निकालना ईजी हो जाएगा, बिकॉज हमें पता है पैकिंग फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो इसको डिवाइड कर लेंगे अब हम नेक्स्ट स्टेप में। तो पैकिंग फ्रैक्शन किसके बराबर आ जाएगा, 8/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब, 8/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब हम यहाँ पे अगेन बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल में आर रेडियस ऑफ एटम और जो साइड ऑफ क्यूब है यूनिट सेल है उसका रिलेशन निकालेंगे। अब लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से देखना, बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर है ये 3 डायमेंशन है, ये जो स्ट्रक्चर है ये 3 डायमेंशन। जब हमने फेस सेंटर में किया वहाँ पे 2 डायमेंशन था, यहाँ पे 3 डायमेंशन है।
अब यहाँ पे क्या है, देखो मैं इस डायग्राम को एक साइड पे बना रहा हूँ, इस तरह से एटम है। मैं इस डायग्राम को जो मैंने डार्क की हुई है इसको मैं साइड पे बना रहा हूँ। दिस वन इज द साइड, इसकी लेंथ है ए। ये हमारे पास साइड है, इसकी लेंथ है ए। ये हमारे पास साइड है, इसकी लेंथ ए है। ये हमारे पास साइड है, इसकी लेंथ ए है, एंड दिस वन ए। अब जब हम बात कर रहे हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल की, तो इसमें क्या है कि जो एटम्स हैं वो कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं और बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट है। अगर आप ध्यान से डायग्राम को देखें, ये जो कॉर्नर है ये यूनिट सेल के बैक वाला कॉर्नर है, ये यूनिट सेल के बैक वाला कॉर्नर है, और ये जो कॉर्नर ये फ्रंट वाला कॉर्नर है। और जो तीसरा एटम है, जो सेंटर वाला एटम है, वो इन दोनों के बीच में है, वो इन दोनों के बीच में है। तो अगर मैं इसकी यहाँ पे अगर मैं पहले इस डायग्राम को लेता हूँ, आपको क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ, 1, तो इस मैं डायग्राम का नाम ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया भी हुआ है। अगर मैं डायग्राम का नाम ले रहा हूँ इन ट्राइंगल बी सी डी। ट्राइंगल बी सी डी में क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे पास ए, मतलब सी डी जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ है ए, बेस की लेंथ है बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है बी डी। तो यहाँ पे मेरे पास रिलेशन बन जाएगा बी डी स्केयर इक्वल टू सी डी स्केयर प्लस डी सी स्केयर। अगर आप यहाँ पे देखें, बी डी स्केयर हाइपोटेन्यूज स्केयर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर। तो यहाँ से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी डी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस। तो ये दो एटम है, एक सेंटर में आ रहा है, तो इसका रेडियस आएगा, इसका डायमीटर आएगा, इसका रेडियस r प्लस 2r प्लस r, देन अगेन विल बिकम 4r। तो यहाँ पे आ गया 4r का स्केयर इक्वल टू सी डी स्केयर। सी डी का स्केयर किसके बराबर आ जाएगा, ए स्केयर। सी डी की वैल्यू आ गई ए स्केयर, एंड बी सी स्केयर जो है वो ये वैल्यू है। अब इसकी वैल्यू जो है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, ये वाली डायग्राम को यूज करके। यहाँ पे साइड ए है, यहाँ पे साइड ए है, और ये हाइपोटेन्यूज है, तो ए स्केयर प्लस ए स्केयर, तो बी सी स्केयर की वैल्यू आ जाएगी, बी सी स्केयर की वैल्यू ए स्केयर, तो ए बी स्केयर। तो हमारे पास जो रेडियस आ जाएगा, अब देखो बी सी स्केयर की वैल्यू आ गई ए स्केयर, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ गई दैट इज 16r स्केयर। 4r को प्लस करेंगे तो देन इट इज 16r स्केयर इक्वल टू ए स्केयर, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे आ गया 4r स्केयर इक्वल टू 3a स्केयर, बिकॉज सी डी की वैल्यू है ए स्केयर और बी सी की वैल्यू आ गई ए स्केयर प्लस ए स्केयर, देन इट विल कम 2a स्केयर। तो यहाँ पे आ गया 2a स्केयर प्लस ए स्केयर, तो ये आ गया 3a स्केयर। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, 4 का स्केयर होगा 16r स्केयर इक्वल टू 3a स्केयर, तो r स्केयर इक्वल टू 3/16a स्केयर। तो r की वैल्यू आ जाएगी √3/4a, बिकॉज a का स्केयर को अगर आप रूट लेते हो तो a बन जाएगा। तो इसकी r की जो वैल्यू आई, इसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे पैकिंग फ्रैक्शन में। तो पैकिंग फ्रैक्शन में जब हम इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे r की वैल्यू अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं, r की वैल्यू है √3/4a, तो √3/4a को हमने पुट कर दिया। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये बन जाएगा 8, √3 का क्यूब करेंगे ये आ जाएगा 3√3, और 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज 4 का क्यूब जो है दैट इज 64। आप इसकी सारी कैलकुलेशन करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0.68 के बराबर। 0.68 इसकी पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगी, और अगर हम इसे पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है देन इट विल बिकम 0.68 मल्टीप्लाई बाय 100, देन इट विल बिकम 68%, देन इट विल बिकम 68%। तो 68% इसकी जो पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगी बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल में। तो यहाँ से हम इसका सम एंड सबस्टेंस निकाल सकते हैं कि जो यूनिट सेल है हमारे पास सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में, जो साइड है वो किसके बराबर आ रही है, 2 इंटू रेडियस, या फिर आप बोल सकते हो रेडियस किसके बराबर आ रहा है, साइड डिवाइडेड बाय 2, और पैकिंग एफिशिएंसी आ रही है 52.4%। फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल में जो साइड है वो आ रही है 2√2r के बराबर, तो जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी, 74%। और बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल में
तो जो साइड है वो 4/√3 रेडियस आ रहा है और पैकिंग एफिशिएंसी 68%। तो इन तीनों को हम जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जो फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल है उसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी है, उसमें जो एटम्स हैं दैट आर मोर क्लोजली पैक्ड एज कम्पेयर टू बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल एंड सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन मिल जाएगा कि फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल में पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल विच इन टर्न इज ग्रेटर देन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी होगी आप पूछ सकते हैं मेरे को कमेंट बॉक्स में। आई विल क्लियर ऑल योर क्वेरीज। अगर आपको फिर भी कोई समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और जिनको मेरी वीडियो पसंद आई वो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे चैनल को। फॉर मोर क्वेरीज प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालें सो दैट मैं आपको और एक्सप्लेनेशन दे सकूँ। थैंक यू।